देखिए, तो हमने आपको बताया था कि भैया 3 तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, बता दिया था, ठीक है। उसमें जो फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था, उसका एक स्पेशल केस है रेजोनेंस, ठीक है। तो सभी लोग टॉपिक डालो रेजोनेंस, ठीक है। चलो, जो पहला आदमी पाया गया हमारे द्वारा वो लपेट दिया जाएगा उसी दिन की तरह है। रेजोनेंस क्या है? अब जैसे हम आपको एक बात बताएं या एक सवाल पूछें कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नमन, किसी बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? मैंने बताया था। अरे शेप और साइज पे डिपेंड करती है ना। क्या साफ साफ लिखवाया नहीं था मैंने कॉपी में? तो लिखवा दिया था तो घर जाके आपने कॉपी जला दी क्या? पढ़ी, भैया पढ़ी, अब बेवकूफ समझते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और पढ़ के ही नहीं आए हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन में फोर्स एक्सटर्नल लगता ही नहीं है। कौन बोला था? तो आप तो भैया जानिए हैं, आप कलाकार है ना। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब बॉडी, जैसे मान लीजिए कि 2 बॉडीज हैं, सब लोग बेटा इधर देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ये इसे कहेंगे ट्यूनिंग फॉर्क। एक ही बार समझाएंगे, सही समझिएगा। ये है ट्यूनिंग फॉर्क, दिख रहा है? इसके बगल में एक और ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा, सब लोग ध्यान दो। इस ट्यूनिंग फॉर्क की, सीधे देखिए बेटा, इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उसके शेप और साइज के हिसाब से होगी। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 660 हर्ट्ज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने इस बगल वाले ट्यूनिंग फॉर्क को जो है, यहां से वाइब्रेशंस यहां जाएंगे। अब बगल वाला ट्यूनिंग फॉर्क अभी जो है वाइब्रेशंस नहीं कर रहा है। अब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं। कुंदन, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या कराते हैं? ब्लर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं। अब मान लीजिए हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब वाइब्रेट कराया, तो इसको वाइब्रेट कराने की फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज है मान लीजिए। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इस ट्यूनिंग फॉर्क को भी 660 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी, इस ट्यूनिंग फॉर्क को एक्सटर्नली कितनी फ्रीक्वेंसी दी? 660 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, सही है। इसके वाइब्रेशंस इसमें जाने की वजह से हमने, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया था ना, तो कुछ देर बाद ये ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? मतलब इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसी फ्रीक्वेंसी दी गई जो इस ट्यूनिंग फॉर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर गई? मैच कर गई, जिसकी वजह से ये ट्यूनिंग फॉर्क जो कि रेस्ट पे था वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क में जो वाइब्रेशंस हैं वो रेजोनेंस वाइब्रेशंस हैं। इसमें हम लोगों ने फोर्स्ड वाइब्रेशंस दिए, जबरदस्ती वाइब्रेशंस दिए, और यहाँ पे कौन से वाइब्रेशन शुरू हुए? रेजोनेंट वाइब्रेशन शुरू हुए। बोलो, आया कि नहीं आया समझ? पक्का क्लियर हो गया? तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या चीज है? रेजोनेंस एक प्रकार का फोर्स्ड वाइब्रेशन का स्पेशल केस है। ये रेजोनेंस फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही केस है। होता क्या है कि जब किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसकी एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, नहीं समझ पाए? हम जैसे एक बॉडी है, तो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लो 500 हर्ट्ज है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, हमारे शेप और साइज के हिसाब से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। और बगल में जो है 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेरी तरफ आ रही है, तो हम क्या करने लग जाएंगे? वाइब्रेट करने लग जाएंगे।
तो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी से अगर क्या कर जाती है, तो ये जो बॉडी है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेगी, जिसे रेजोनेंस कहा जाता है। आपने उसमें देखा होगा मूवीज में ऑपरा गाते हैं लोग तो कांच का ग्लास टूट जाता है। वो आंटी नहीं ऑपरा चिल्लाती है, ऑपरा जानते हो ना, पतली सी आवाज भी चिल्लाती है तो कांच का ग्लास क्या कर जाता है, तो रेजोनेंस ही। वो आंटी की जो फ्रीक्वेंसी है, आंटी की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांच के ग्लास के वाइज नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, जिससे वो कांच के ग्लास के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करने से क्या कर जाएंगे, बोलो आया समझ में। देखो रेजोनेंस इज अ स्पेशल, किताब में लिखी हुई है डेफिनेशन, वही लिखनी है आपको एग्जैक्टली सेम। लिख लोगे, लिख लो, बोल दें। देखो रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब क्या कर रहे हो आगे, अब तो ये टॉपिक आपका गोला हो गया। अब मेन तो यही था जो मैंने पढ़ा दिया, अब आ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, बैठो। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। Stop is a special case of forced vibrations. Stop when the frequency of externally applied periodic force, when the frequency of externally applied periodic force on a body, when the frequency of externally applied periodic force on the body is equal to its natural frequency, समझ गए, is equal to its natural frequency, the body readily begins to vibrate, the body readily begins to vibrate with increased amplitude. The body readily begins to vibrate with increased amplitude. नहीं समझ में आया? तो बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। This phenomena is known as resonance. सब लोग समझ गए? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, यही कंडीशन है रेजोनेंस की कि जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी से यही कंडीशन है। कंडीशन यही सेम टू सेम यही लिखना है। क्या लिखना है? when the natural frequency of the body becomes equal to externally applied periodic force. When the natural frequency of the body becomes equal to the frequency of externally applied periodic force. Applied periodic force. लिख लिया? अरे ऊपर डेफिनेशन में लिखा था वही लाइन लिखनी थी, उसको भी अब तुम लोग पूछ रहे हो। चलो अब लिखो सम एग्जांपल्स, बातें मत करो। सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। देखिए अब बेटा नजरी बोर्ड पे रखो, रेजोनेंस के कुछ एग्जांपल देखिए।
पहला लिखो ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क, ये तो समझ ही गए होगे ट्यूनिंग फोर्क वाला। तो बनाओगे डायग्राम कि नहीं बनाओगे? मतलब मेन चीज क्या है, इस वाले ट्यूनिंग फोर्क को दी गई फोर्स्ड वाइब्रेशंस, इसको दिए गए कौन से वाइब्रेशंस? फोर्स्ड वाइब्रेशंस। और ये जो बगल वाला ट्यूनिंग फोर्क है ये ऑसिलेट करने लग गया रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ के वाइब्रेशंस कहाँ जाने लग गए? सही, इनमें दिया गया फोर्स्ड वाइब्रेशन और ये स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतना लिख दीजिएगा उसमें। चलो दूसरा एग्जांपल लिखिए बेटा, लिखो रेजोनेंस इन पेंडुलम। दूसरा एग्जांपल लिखो इन पेंडुलम। बिल्कुल बातें मत करिएगा। देखिए सबको दिखाई दे रहा है? इधर मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ये दिख रही है आपको? ये एक रबर की स्ट्रिंग है। इस रबर की स्ट्रिंग से 4 पेंडुलम लटके हुए हैं, नजरें बोर्ड पर रखना। एक पेंडुलम ये ए, एक पेंडुलम ये बी, एक पेंडुलम ये सी, एक पेंडुलम ये डी। सही है? अब देखो होगा क्या, इधर नजरें बोर्ड पर रखिएगा, आदर्श देखिएगा। अगर आप लोगों ने आदर्श ए वाले पेंडुलम को फोर्स्ड वाइब्रेशन पे सेट किया, ए वाले पेंडुलम को क्या दिया आप लोगों ने? फोर्स्ड वाइब्रेशन दिया, तो ये वाला पेंडुलम वाइब्रेट करने लगेगा, है कि नहीं है? इसके वाइब्रेट करने से, अभी जब ये पेंडुलम वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशंस की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना। ये ए वाला वाइब्रेट कर रहा है, तो ए के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमने दीपक इधर ए को फोर्स्ड वाइब्रेशन पे सेट करने पे कुछ देर के बाद सी जो है रेजोनेट करना शुरू करेगा, मतलब सी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। भाई ए और सी की लेंथ देखो लगभग क्या है, और दोनों की लेंथ सेम होने की वजह से कभी ना कभी इसकी फ्रीक्वेंसी, जो हमने इसको फ्रीक्वेंसी दी है, वो इस वाले पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी, जिसकी वजह से ये वाले पेंडुलम को हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन दिया और कुछ देर बाद ये वाला पेंडुलम कौन सा वाइब्रेशन करेगा? रेजोनेंस वाइब्रेशन करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? जब ये वाइब्रेट करेगा तो कुछ देर बाद ये वाइब्रेट करेगा, है ना? होगा क्या कि फिर इसके वाइब्रेशंस धीमे धीमे कम होने लगेंगे, ए वाले के वाइब्रेशंस क्या होने लगेंगे? डैम्प होने लगेंगे। इसको हमने शुरुआत में कौन से वाइब्रेशंस दिए? फोर्स वाइब्रेशंस। ये क्या करने लग गया? रेजोनेंस की वजह से वाइब्रेट करने लग गया। इसके वाइब्रेशंस धीमे धीमे डैम्प होने लगेंगे। क्यों डैम्प होने लगेंगे? क्योंकि आसपास रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। आसपास क्या मौजूद है? रेजिस्टिव फोर्सेस है, जिससे इसके वाइब्रेशंस डैम्प होने लगेंगे। इसके वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे इसके वाइब्रेशंस दीप्ति कम होंगे, बातें मत करिए, वैसे वैसे इसके वाइब्रेशंस क्या होंगे? बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर धीमे धीमे इसके कम होते जाएंगे और दोनों के कम होते जाएंगे। एट द एंड या बीच में कहीं पे बी और डी भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि ए के वाइब्रेशंस की वजह से या सी के वाइब्रेशंस की वजह से ये दोनों भी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, बहुत कम, क्योंकि रबर स्ट्रिंग से सब कनेक्टेड। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार पूरा बोलते हैं। सबसे पहले किसको वाइब्रेट किया गया? ए की वाइब्रेशंस। कौन से वाइब्रेशंस? फोर्स्ड वाइब्रेशंस।
इनकी और इनकी लेंथ सेम होने की वजह से कुछ देर बाद कौन वाइब्रेट करना शुरू किया? ए के वाइब्रेशंस डैम्पन होने लग गए और सी के वाइब्रेशंस बढ़ने लग गए। कुछ देर बाद दोनों के वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे और बी और डी वाइब्रेट करने लग जाएंगे, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? आया कि नहीं आया इसको बनाना? अगला लिखिए सब लोग बेटा, रेजोनेंस इन एयर कॉलम। हाँ, रेजोनेंस इन एयर कॉलम। किसमें एयर कॉलम में रेजोनेंस? आइए सब लोग एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि भैया ये 1 2 3 4, ये 4 20-20 सेंटीमीटर के ट्यूब्स हैं, सही है? ये सब 20 सेंटीमीटर लंबाई के ट्यूब्स हैं, ठीक है? इस ट्यूब में आदित्य बाबू 18 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, इसमें 16 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, इसमें 14 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, इसमें 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, सही है? अब देखिए होगा क्या कि इस वाले ट्यूब में, इधर नजर बोर्ड पर रखिए सब लोग, लिखिए बाद में, इस वाले ट्यूब में जो एयर है उसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर एयर कॉलम है, यहाँ 4 सेंटीमीटर का एयर कॉलम है, यहाँ 6 सेंटीमीटर का है और यहाँ 8 सेंटीमीटर का एयर कॉलम है। बोलो बात समझ आ गई? अब होगा क्या सभी लोग कि अगर हमने इस वाले ट्यूब के ऊपर क्या रखा? ट्यूनिंग फोर्क। इस वाले के ऊपर अगर हमने ट्यूनिंग फोर्क रख दिया और वहां पे फोर्स्ड वाइब्रेशंस दे दिए, अमन, तो जब यहां पे फोर्स्ड वाइब्रेशन देंगे तो इस ये वाला जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेशंस में सेट हो जाएगा, ये पानी ऊपर से हल्का हल्का क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करेगा। कुछ देर के बाद इसमें जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस हैं वो सी में रेजोनेंस क्रिएट कर देंगे। यहां पे थे कौन से वाइब्रेशंस? फोर्स्ड वाइब्रेशंस, और सी में क्या आ जाएगा? रेजोनेंस। कैसे आ जाएगा पहले ये समझ लीजिए सब लोग, आराम से बना लीजिएगा, पहले देख लीजिए। इस वाले की एयर कॉलम की लंबाई कितनी है बेटा? इधर इसकी एयर कॉलम की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसके एयर कॉलम की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का जो रेशियो है वो 1:2 क्या है? 3। अब मैंने आपको एक ऑर्गन, 2 तरीके के ऑर्गन पाइप्स बताए थे। सॉरी, पानी पिलाओ, शॉर्ट को पानी पिलाओ भी, थोड़ा छिड़को भी। इधर देखो सभी लोग, मैंने क्या कहा? इसमें 2 सेंटीमीटर का एयर कॉलम लंबाई था, इसमें 6 सेंटीमीटर लंबाई था। दोनों में एयर कॉलम की लंबाई कितने रेशियो में है? 1:3। मैंने ऑर्गन पाइप में आपको बताया था कि 2 तरीके के ऑर्गन पाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ऑर्गन पाइप एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है। ये देखो, एक तरफ से बंद है, एक तरफ से क्या है? तो टेक्निकली यहां से वाइब्रेशंस देने पे, कुशाल बाबू उधर देखिए, ये एक ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की ओपन ऑर्गन पाइप? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो मैंने बताया होगा वो 1:3:5 बताया होगा। तो इसमें वाइब्रेशन सेट करने से कुछ समय के बाद जब इसके वाइब्रेशंस, मतलब क्योंकि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसके वाइब्रेशंस कभी ना कभी इसके वाइब्रेशन से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1:3:5 पे काम करेगा।
जिसकी वजह से इसको फोर्स्ड वाइब्रेशन देने से यहाँ रेजोनेंस होगा और यहाँ का एयर कॉलम वाइब्रेशन में सेट होकर आवाज क्रिएट कर सकता है, या ये पानी जो है वाइब्रेट कर सकता है इससे। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? इनमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके आगे एक और लगा दे 10 सेंटीमीटर का, तो रेशियो हो जाएगा 1:3:5, तो वो भी कुछ देर बाद क्या करने लगेगा? रेजोनेंस करने लगेगा। नहीं पल्ले पड़ा? चलो, तो आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा क्या बताया गया अभी तक? ठीक है, हाँ अगला लिखिए, some other examples। देखो बेटा, अरे लिखिए रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स। रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स, देखिए समझिए, साइकिल चलाते हो, स्कूटी बाइक कार, मतलब कार छोड़ के स्कूटी बाइक और साइकिल तो सभी चलाते होंगे, सही है? अब 1 मिनट के लिए सब लोग बोर्ड पे देख लो और छापो पर, इधर देखो। जैसे हमने कहा कि भाई एक पिस्टन है, आपने सबने पिस्टन देखा है? वो कैस्ट्रॉल की एड में देखा होगा, पिस्टन ऐसे ऐसे करते हैं, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल डालने पे तो है वो कैस्ट्रॉल वाला साइड होता है, उसमें ऐसे ऐसे पिस्टन करते हैं। तो इधर इधर अनमोल बेटा सबके लिए पानी भरोगे कि पढ़ोगे भी? मना कर दो ना तुम यार, कैसे क्रिकेटर हो? 12th में थोड़ी तुमको बनना है। इधर देखो अनमोल, इधर देखो, ये पिस्टन एक गाड़ी में, एक नॉर्मल कोई भी गाड़ी होगी जैसे जिसमें इंजन होगा, उसमें पिस्टन होगा। पिस्टन्स जो होते हैं, जैसे फ्यूल बर्न होने से केमिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी बनाएगी। क्या बोला मैंने, समझ में आया? फ्यूल के बर्न होने से पिस्टन्स वर्क करना शुरू करेंगे। पिस्टन्स जब वर्क करेंगे तो ये पिस्टन्स का टू एंड फ्रो मोशन है ना, पिस्टन्स का टू एंड फ्रो मोशन एक प्रकार का वाइब्रेशन यानी कि ऑसिलेशन ही चल रहे हैं। किसी भी समय में इन पिस्टन्स के द्वारा किए गए टू एंड फ्रो मोशन की फ्रीक्वेंसी उस पूरे व्हीकल के पार्ट्स की सारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हो सकता है मैच कर जाए। नहीं समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाए? जैसे हमने कहा विशेष भैया कि ये पिस्टन है, पिस्टन गाड़ी के अंदर होगा और पिस्टन से सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। भाई पिस्टन से सब कुछ कनेक्टेड होगा तभी तो पिस्टन चलेगा, तो गाड़ी चलेगी। तो पिस्टन जब मूव टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो इसकी कुछ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी होगी। अरे इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी किसी व्हीकल के ही अनुष्का पार्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकती है? मैच कर सकती है। तो जिससे मैच करेगी वो वाला पार्ट क्या करना शुरू कर देगा? वाइब्रेशंस करने लगेगा, जिससे उस पार्ट से क्या आने लगेगी? आवाज। क्या आने लगेगी? वाइब्रेशन से आवाज क्रिएट होगी, उसे कहते हैं रैटलिंग साउंड। साइकिल में इंजन में होता है। अरे आप लोग स्कूटी चलाते हो तो कभी कभी अनइवन आवाज आती है, खर खर की आवाज आती है, वो तब आवाज हट जाएगी अगर आप स्पीड चेंज करो। अगर कुछ भी कर लीजिए, मतलब अगर आप एक ही स्पीड से चलते जा रहे हो, भाई एक बड़ी हो गई हो तो है? अगर एक ही स्पीड से चलते चले जा रहे हैं मानस, तो उस पिस्टन का टू एंड फ्रो मोशन बदलेगा ही नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलेगी ही नहीं, और हमेशा वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्ट से मैच करके उसमें आवाज क्रिएट करते रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने स्पीड धीमे की या तेज की, फ्रीक्वेंसी बदली, और फ्रीक्वेंसी बदली तो रेजोनेंस बंद, आवाज आना क्या हो जाएगी? बोलो समझ आया कि नहीं? तो रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स हो गए। इसके लिए 6 लाइन छोड़ दीजिए, घर पे लिख दीजिएगा, कल चेक करेंगे हम आपकी कॉपी में। हाँ बस चैप्टर क्योंकि खत्म हो जाएगा तो यही काम बचेगा मेरे पास, चेक कर रहा हूँ, फिर लपेटेंगे सबको, फिर सब कहेंगे कल हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। कल क्या है?
टीचर्स डे, तो टीचर का डे है ना, चिल्ड्रंस को तो मार ही सकते हैं। अगला लिखिए, अरे रेजोनेंस इन मशीन पार्ट समझ में आ गया? पक्का लिख लोगे कि लिखवा दें? लिख लेना। अगला लिखो, रेजोनेंस इन, 8-10 लाइन अच्छे से छोड़ देना, कम जगह मत छोड़ना। रेजोनेंस इन stretched string, resonance in stretched string and sound box of musical instrument. Resonance in stretched string and sound box of musical instrument. चलो, अब आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सब लोग देखो बेटा, तिवारी जी गिटार देखे हो? शाबाश, बजा लेते हो? ये एक प्रकार का गिटार है। हाँ? नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार है। देखो ना सब, अरे इस गिटार में देखो ये तारें लगी हैं, सही है? अरे 6 ठो तारे होंगी अंदर, समझ गए होंगे, सही है? अब ये तारे यहां से ऐसे फिक्स होती है। अब ये जो आपको गोल हिस्सा दिख रहा है, इसके अंदर जो है खोखलापन है, हॉलो स्पेस है, हॉलो स्पेस, टेक्निकली साउंड बॉक्स। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अब आप लोग क्या करो, इसमें से एक तार निकालो, इस तार को अलग से ऐसे स्ट्रेच कर दो और बजाओ, टिन, आवाज नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत कम आएगी। ऐसे बजा दो, टर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब इस ही तार को ऐसे कनेक्ट करके एकदम स्ट्रेच कर देते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि टेंशन बढ़िया क्रिएट हो, तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक साउंड बॉक्स। कुछ केसेस में ये सोनोमीटर कहलाएगा, आवाज नापने का औजार, सोनोमीटर, सही है? तो अब होगा क्या कि ये जो हॉलो स्पेस है, ये जो साउंड बॉक्स दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? ये क्यों दिया गया है? ताकि होगा क्या, इस हॉलो स्पेस को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है अनमोल भैया कि इसके अंदर का जो एयर है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन तारों की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाए, मैच कर जाए जब उनको प्लग करें हम लोग। नहीं समझ पाए? द साउंड बॉक्स इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट द air column inside it has a natural frequency which is same as that of frequency of strings, जिनमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब होगा क्या कि एक तो यहाँ पे अंदर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से क्या होगा, रेजोनेंस से दूसरी चीज क्या कि अंदर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, अंदर का जो एरिया है वो क्या है, और बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से, कहाँ बेटा, कहाँ ध्यान है, इधर देखो, हाँ, तो ये जो अंदर का जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, सही है? बड़ा एरिया बड़े एयर कॉलम को वाइब्रेशंस पे सेट करेगा, बड़ा एरिया बड़े एयर कॉलम को क्या करेगा, वाइब्रेशंस पे, जिसकी वजह से आवाज भी ज्यादा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? फिर से बता दूं एक बार, इस बॉक्स को ऐसा अंदर से बनाया गया है कि इसके अंदर की एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग्स की एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्सेस की फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी, मैच करने की वजह से एक तो रेजोनेंस हो, दूसरी चीज इस साउंड बॉक्स का एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया होने की वजह से जो अंदर की एयर कॉलम है वो ज्यादा मात्रा में वाइब्रेट करेगी, जिससे आवाज ज्यादा होगी। आया कि नहीं आया समझ? पक्का समझ गए? तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना बेहतर है।
अरे आप लोग ही देखो ना, छोटी सी सीट को आप लोग टक 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 करोगे, आवाज कम आएगी, है ना, वो लोग जो फैलेगी कम। बड़ी सीट को करोगे फैलेगी ज्यादा। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या करें, लिखवाएं कि ना लिखवाएं? टॉपिक लिख दिए हो? हाँ बहुत बढ़िया, कल सब चेक करेंगे। चलो आगे लिखो, 10 लाइन छोड़ के फिर से लिखिए सब लोग। रेजोनेंस इन अ ब्रिज, रेजोनेंस इन अ ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज देखे हो? अरे लटकी हुई ब्रिज, पहाड़ एक तरफ से, पहाड़ के एक तरफ से हाँ दूसरे तरफ की सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। उठा लो भाई, अरे उठा लो भाई। चलो इधर हम पढ़ा है। अच्छा यही कारण है तुम लोग फेल हो जाते हो, लोग खुद नहीं पता है। इधर देखो, इधर रेजोनेंस इन ब्रिज। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रिज में कैसे रेजोनेंस होगा। कि मान लीजिए कि एक ट्रूप, ट्रूप मतलब क्या समझते हो ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है जब मार्च करके सस्पेंशन ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो उन सोल्जर्स से कहा जाता है कि अपने अपने स्टेप्स को जो है आप लोग ब्रेक करके चलें। मतलब सोल्जर्स के अंदर एक वो टेंडेंसी है ना कि वो लेफ्ट राइट लेफ्ट एक साथ ही मारेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो वैसे चलते ही हैं। तो जब सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करते हैं तो उनसे कहा जाता है सबके सब लेफ्ट सबके सब राइट एक साथ मत मारो। क्यों? मान लो कि एक सोल्जर लेफ्ट मारता है तो सारे क्या मारेंगे? तो एक की द्वारा लगाया गया फोर्स और कईयों के द्वारा लगाया गया फोर्स पूरी की पूरी ब्रिज को जो है लेफ्ट की तरफ झुकाएगा पहले, फिर सबके द्वारा लगाया गया फोर्स ब्रिज को कहां झुकाएगा? ऐसे करके ब्रिज एक बार ऑसिलेट करेगी धीमे। हर्ष, हर्ष को आगे बैठा होगा से, और एक बार ये लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करेगी, फिर दोबारा करने से फिर और तेज करेगी, फिर दोबारा करने से, जिससे स्टार्ट हो जाएगा वहां पे रेजोनेंस, जिसकी वजह से वो ब्रिज और तेजी से क्या करना चालू करेगी और एक समय बाद पलट जाएगी या टूट जाएगी। तो इसीलिए सोल्जर से कहा जाता है कि आप अलग अलग समय में लेफ्ट राइट मारे या चलते हुए जाए नॉर्मल वे। नहीं समझ पाए? लिखो या लिखो, द सोल्जर्स आर आस्क्ड, इसको the soldiers are asked to break their steps. The soldiers are asked to break their steps while crossing a suspension bridge. ठीक है, while crossing a suspension bridge. अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन लिखिए। रीजन देखो, when soldiers march in steps, when soldiers march in steps, each soldier exerts a periodic force, each soldier exerts a periodic force। हर सोल्जर या तो लेफ्ट मारेगा या तो क्या मारेगा? तो each soldier exerts a periodic force in the same phase। सबके सब सेम फेज में मारेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट राइट, and therefore the bridge executes forced vibrations, periodic force in the same phase, periodic force in the same phase, and therefore
द ब्रिज एग्जीक्यूट्स फोर्स्ड वाइब्रेशंस, जिससे ब्रिज क्या करने लगेगी, फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी equal to the frequency of their steps, equal to the frequency of their steps. ठीक है, तो ब्रिज जो है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी जितने फ्रीक्वेंसी से वो क्या मार रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अगर गलती से ये फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज और तेज वाइब्रेट करके टूट जाएगी, है ना। देखो इंसिडेंटली, अगर इंसिडेंटली इफ, देखो एग्जैक्टली लिखा हुआ है किताब में, ऐसा कुछ नहीं है। इंसिडेंटली इफ the bridge happens to have, incidentally if the bridge happens to have its natural frequency, equal to the frequency of steps of soldiers, समझ गए, तो क्या होगा, तो वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगी। नहीं, पहले ये लिखना पड़ेगा, the bridge starts vibrating with increased amplitude, the bridge starts vibrating with increased amplitude, the bridge starts vibrating with increased amplitude due to resonance and may collapse। ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में, और वो क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर सकती है। सभी लोग समझ गए, जितना आज पढ़ाया ये सब क्लियर हो गया। एक आखिरी और एग्जांपल बचा है, चलो लिखो, रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स, रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स। अब ये तो किताब से पढ़े, बहुत आसान है, आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं, फिर आप लोग घर पे इसको कर लीजिएगा। क्या चीज़ है भाई, देखो रेडियो चलाए हो कभी, रेडियो ऐसे रेडियो होता है, नीचे वो वॉल्यूम वाला बढ़ाने वाला होता है, ऊपर वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाला होता है, देखे हो? कौन को नहीं देखा है यहाँ पे? सारा ने देखा है, रेडियो नहीं देखा है, और किसने किसने नहीं देखा है? बाकी सबने देखा है रेडियो। चलो बहुत बढ़िया, सिद्धि देव ने देखा है। आइए सभी लोग इधर देखो बेटा, ये है रेडियो, ऐसे होता है। आज से 20 साल पूछते टीवी किसने किसने देखी है, तो जवाब यही आता। अब रेडियो सा है ना, तो ये ऊपर वाला जो है बड़ा वाला बटन है, नीचे वाला क्या है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दिखती हैं। सही है, सिंपल सा था। ऊपर यहाँ एंटीना लगा लो भैया, फ्रीक्वेंसी वाला बीम, सही है, और ट्रांजिस्टर कह लो, जो कह लो। अब देखिए समझिए बेटा, सब लोग होता क्या है कि हमारे आसपास, सब लोग इधर देखिएगा, हमारे आसपास एयर में कुछ फ्रीक्वेंसीज पहले से मौजूद हैं। ये रही 93.5 रेड एफएम, दिख रही है सबको? कैसे दिखेगी? ये रेडियो वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दिखती नहीं है, तो ये है, लेकिन यहाँ पे देखो जा रही है इसमें से। अब होगा क्या कि जब हम अपने रेडियो में 93.5 को फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे, 93.5 की फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हमने ट्यून की है, ये आसपास मौजूद 93.5 फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, जिसकी वजह से रेडियो से आवाजें आने लगेंगी।
अब जो भी आवाज आए, गाने चल रहे हो, कमेंट्री चल रही हो, चाहे जो हो, नहीं समझ में आया? बस सिंपल कर लिख लोगे ये वाला खुद से? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब लोग किताब खोलो, किताबें खोल लो। चार बज गया। देखो बेटा, आप लोगों की बुक्स में देखो, एग्जाम्पल का 8th क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल का 8वां, एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल। देखो लिखा है नीचे, A string vibrates with natural frequency 256 Hz. देखिए, which of the tuning fork gives the resonance? 512 की 256 की 256, सीधी सी बात है ना। इसी के बाद ऊपर एक छठा क्वेश्चन होगा, कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने, F1 L1 इक्वल टू F2 L2, इस पे लग जाएगा, लगा लीजिएगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को। देखो सारे कर हो गया ना, पेंडुलम हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, एयर कॉलम हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म हो गया। सबको समझ आ गया? रुक जाओ, अगला टॉपिक डालो। अरे पढ़ा नहीं रहे, बस टॉपिक ही डालना है आपको। देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हमने ये पढ़ा कि साउंड क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, एको क्या होता है, एको कब प्रोड्यूस होगा। अगले केस में हमने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़े, नेचुरल, डैम्प्ड और फोर्स्ड और स्पेशल केस रेजोनेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अलग अलग प्रकार की आवाजें होती हैं उनके बारे में। सही है? देखो फिर फोन आ रहा है, साइलेंट पे नहीं करना आता क्या फोन? किसका बज रहा है? इधर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड मतलब जो आवाज हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, इसी का एक टॉपिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो क्लास 11th में है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब ये है कि हम अगर मानस के पास आते जाएंगे तो मेरी आवाज तेज होती जाएगी, हम मानस से दूर आते जाएंगे हमारी आवाज क्या होती जाएगी, धीमी होती जाएगी। तो वो नहीं पढ़ना है हमको इस साल, वो अगले साल पढ़ना है। फिलहाल हमें कैरेक्टरिस्टिक में जो है 3 चीजें पढ़नी है, लाउडनेस, पिच और टिम्बर या क्वालिटी। सही है? अब लाउडनेस तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, तेज आवाज, धीमी आवाज इज लाउडनेस। और पिच मतलब पतली आवाज और मोटी आवाज। लड़कियों की आवाज पतली होती है, उनकी पिच आवाज की ज्यादा होती है। लड़कों की आवाज मोटी होती है, पिच क्या होती है। फिर आता है क्वालिटी या टिम्बर या वेव फॉर्म, मतलब गिटार से आवाज आ रही है कि वायलिन से आ रही है कि हारमोनियम से आ रही है कि कैशियो से आ रही है, किससे आ रही है। क्यों दीपक, सुन रहे हो ना? हाँ, जैसे दीपक की आवाज की पिच कम है, बोलो जरा। अब लाउडनेस कम हो गई। नहीं, दीपक की आवाज की पिच ज्यादा है, लड़कियों जैसी आवाज है पूरी से। क्यों दीपक? नहीं। तो ये 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। ये टॉपिक 1 दिन का है, खत्म हो जाएगा। सुनो, 1 दिन का भी नहीं है, 20-25 मिनट का ये, आधे घंटे का ये, तो इसके साथ कुछ और भी लेके आना है।